वेलकम टू क्रैक। तो आज हम देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। तो आप जब जो भी प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एंटर करता है तो वो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट करता है। तो इसलिए हमें सी सीखना चाहिए, मतलब आप जाके, क्योंकि सी का जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा, और सी जो है हमारे लॉजिक बिल्डिंग में भी बहुत मदद करता है। हाँ, हालांकि सी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, बट वो बहुत हाई लेवल की, तो वैसे वैसे भी हम इतना पढ़ने नहीं वाले, हम एकदम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। फिर लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे, हम वो सब देखेंगे, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप देख लो, आप थोड़ा 1-2 मिनट के लिए। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द 1972। 1972 में ये बना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत। तो तो इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द 1970s। 1972 में डेवलप हुआ है ये लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, कंपाइलर्स। एम्बेडेड सिस्टम्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स जिनने लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए होता है। Why learn C? Build strong programming foundation, helps in college syllabus, placement interviews, competitive exams, GATE जैसे एग्जाम्स में, and teaches memory management with pointers। तो वही बहुत काम आता है सी प्रोग्रामिंग सीखना, मतलब ये सीखने के बाद आप सी प्लस प्लस सीखोगे, फिर पाइथन सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप होता है सब चीज़ें। तो इसलिए सी प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी होता है। वॉट यू विल लर्न इन दिस सीरीज, जो हमारा सी प्रोग्रामिंग का सीरीज है उसमें आप क्या क्या देखोगे? तो बेसिक्स में वेरिएबल्स देखेंगे हम। वेरिएबल्स तो आज ही हम कैसे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, वेरिएबल्स कैसे लेते हैं, कितने वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, कितने वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, ये भी एक टॉपिक होता है भाई। डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ लूप्स, इफ एल्स सुना होगा आपने, अगर थोड़ा बहुत तो सुना होगा रील वील पे। इफ एल्स होता है, फिर नेस्टेड इफ एल्स होता है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, कॉलेज के पेपर में आते हैं कि मतलब राइट अ कोड इन इफ एल्स फॉर्मेट फॉर दिस दैट। फिर लूप्स में पूछते हैं, स्विच स्विच केस में पूछते हैं, स्विच में स्विच ब्रेक होता है। फिर उसके बाद फंक्शंस एंड एरेज, फिर पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग, मिनी प्रोजेक्ट्स एंड एमसीक्यूज, ये भी देखेंगे हम। सबसे पहले अभी आप समझो, जो कंप्यूटर है हमारा, जो भी है लैपटॉप, ये सब वो है, वो जो लैंग्वेज जानता है वो बाइनरी लैंग्वेज होता है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज, और हम किस में लिखते हैं? हम इंग्लिश में लिखते हैं कोड। तो अभी उसको हम जो इंग्लिश में लिखे वो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या होता है, आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसको किसी को उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास होते हैं कंपाइलर्स। सॉफ्टवेयर सेटअप करना पड़ता है, मतलब उसके लिए हमको। तो सबसे पहले ये क्या होता है, रिकमेंडेड आईडीईज। आईडीईज का फुल फॉर्म जानना, मतलब पता होना जरूरी है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। हाँ। तो अभी टर्बो सी प्लस प्लस ये सब जो है ना, आपको मतलब आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप फोन से कोड कर रहे हो, फोन अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो सी प्लस प्लस ड्रॉइड करके होता है, फॉर फोन, फॉर मोबाइल, ठीक है? मतलब इस पे इसी के ऊपर आप कोड लिखोगे तभी चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे हाँ चलो व्हाट्सएप पे अपने दोस्त के कोड लिख के भेजता हूँ, उसका चल जाएगा कोड, ऐसा नहीं होता है। तो कोड लिखने के लिए भी एक जगह होती है, एक ऐप होता है, जैसे हर चीजों के लिए एक ऐप होता है। तो इस इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी कोडिंग के इसमें 3 टर्म्स और आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कंपाइलर,
एक होता है एडिटर और एक होता है डीबगर। कंपाइलर तो हमने समझा ही, मतलब आपके कोड को वो उसमें कन्वर्ट करता है। एडिटर मतलब कि आप उसमें और कुछ एडिट कर सकते हो, या कंप्यूटर आपको बताएगा कुछ एडिट वेडिट करने का। और डीबगर मतलब कि जो भी एरर है आपके कोड में, या सिंटैक्स एरर हो रहा है, या आपने कुछ अलग ही चीज लिख दी है, या आपने कुछ अलग मतलब लिखना कुछ और था, कुछ और लिख मतलब आपने कुछ अलग ही चीज लिख दी है, गाली वाली लिख दी है कोड के अंदर, तो वो सबको ये डीबगर जो है वो आपको बताएगा, तो आपको ही चेंज करना पड़ेगा वो। तो फिर वही, फिर उसके बाद एक होता है टर्म वीएस कोड। मतलब वही है, ये भी वही है कि मतलब इस पे कोडिंग करते हैं। तो वीएस कोड ऐसा चीज है ना, इसके अंदर आपको सब मिल जाता है। अभी आप हर मतलब वीएस कोड ऐसा है ना जिसके अंदर आप सब आपका सारा कोडिंग का प्रोजेक्ट इसमें जाके सेव कर देते हो। अभी सेकेंड थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप जाके आपका जो भी है गिटहब पे भी आप सारे अपने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स, फिर होता है एक लीड कोड करके होता है, फिर डीएसए प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्लेसमेंट्स के लिए जरूरी होता है। अभी फर्स्ट ईयर तो सबसे पहले आपको ऐसा लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद होता है हैश इंक्लूड conio.io.h। ठीक है। अभी सबसे पहले आप हम जानते हैं हैश से पहले जानते हैं कि हैश क्या होता है। हैश को बोलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये आपके वाइवा वाइवा में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी याद रखो ये सब। तो हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये सब आपके वाइवा में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हमने लिखा है इंक्लूड stdio.h। std मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर उसके बाद जो लिखा है डॉट एच। डॉट एच अभी ये जिनका ट्वेल्थ में आईटी होगा या सीएस होगा उनको आइडिया होगा कि लाइक ये डॉट करके ही जो लिखा रहता है। हम कोई भी फाइल सेव करते हैं ना, तो उसके लास्ट में डॉट करके कुछ लिखना पड़ता है। जैसे HTML का फाइल सेव करते हैं तो डॉट HTML लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। फिर अगर हम ऑडियो का फाइल सेव करते हैं तो उसको डॉट MP3 ऐसा सेव करना पड़ता है, या फिर वीडियो का करते हैं तो MP4। फिर उसके बाद अगर CSS से करते हैं, मतलब कैस्केड स्टाइल शीट्स, तो उसके लिए हम डॉट CSS का एक्सटेंशन यूज करते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस। मतलब ये इसमें फाइल सेव है, इस फॉर्मेट में फाइल सेव है। ठीक है। और अगर आपको जानना है एक यूनिक चीज, तो पेंट का जो एक्सटेंशन होता है उसको BMP बोलते हैं। पेंट का जो फाइल होता है ना वो सेव करने के लिए। फिर अभी हमने ये जो सेंटेंस लिखा, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा इंट मेन करके। इंट मेन, फिर ये हो जाएगा राउंड ब्रैकेट्स। कभी भी आपको राउंड ब्रैकेट्स दिखे ना, कोई भी मतलब सी प्रोग्रामिंग में राउंड ब्रैकेट्स डिनोट्स फंक्शंस। राउंड ब्रैकेट आपको दिखा तो क्या बोलने का कि ये फंक्शन है। फिर इंट मेन, अभी इंट मेन के बाद हम एक करली ब्रैकेट करते हैं, और फिर लास्ट में करली ब्रैकेट करेंगे। अभी हम जो ये करली ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखेंगे वही हमारा कोड होगा। वो कोड मतलब आपको दिया है राइट अ कोड टू ऐड टू नंबर्स, तो यहाँ पर ही हम वो कोड लिखेंगे। बाकी ये सब हर कोड में आएगा, बट ये जो इसके अंदर का है वो बदलता रहेगा। वो जब जैसा आपको टॉपिक दिया है या जिस चीज के लिए आपको कोड करना है वो सब यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है। फिर अभी इसमें आता है, सबसे पहले आता है
तो अभी हम सबसे पहले असाइन करते हैं वेरिएबल। अभी वेरिएबल असाइन करने के लिए हम वेरिएबल नहीं लिखते, जैसे जावास्क्रिप्ट में वार ABC लिखते हैं, वैसा नहीं लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम इंटीजर ले रहे हैं या फ्लोट ले रहे हैं या कैरेक्टर ले रहे हैं। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स। तो फ्लोट मतलब होता है डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इंट ABC, और हर लाइन के बाद आपको सेमी कॉलन डालना। अगर आपने सेमी कॉलन नहीं डाला तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये एरर हो जाता है एक, ठीक है। और एरर हो जाता है फिर हर इसके बाद नहीं डाला तो ठीक है। अभी फिर उसके बाद हम देखेंगे एक और क्लियर स्क्रीन करके। ये हो गया फंक्शन। क्लियर स्क्रीन मतलब जब भी आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा उसके पहले अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ भी है तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपका आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा, इसलिए क्लियर स्क्रीन होता है।